अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, रेस्पिरेशन इन प्लांट. All of us breathe to live, but why is breathing essential to life? What happens when we breathe? Also, do all the living organisms, including plant and microbes, breathe? And so how? मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी हम लोग हैं सब लोग क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. बट ब्रीदिंग इतना ज़रूरी ही क्यों है हमारी लाइफ को लेकर के? वाट आखिर ऐसा क्या होता है हम जब ब्रीथ करते हैं कि तो फिर हमसे जिससे कि सर्वाइव कर सक पाते हैं? क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या सारे ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, सब क्या ब्रीथ करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? All the living organisms need energy for carrying out daily activity, but be it absorption, transport, movement, reproduction or even breathing. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है डेली एक्टिविटी करने के लिए, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन या इवन ब्रीदिंग हो. कोई भी प्रोसेस हो, हर प्रोसेस के लिए क्या है, जो कोई भी एक्टिविटी हो सबके लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है. वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम आउट? ये जो एनर्जी है कहाँ से आती है? वी नो वी इट फूड एनर्जी फूड फॉर द एनर्जी, बट हाउ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम द फूड? बट ये एनर्जी ली कैसे जाती है? हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज? ये एनर्जी जो यूटिलाइज कैसे करती है? डू ऑल द फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या जितने भी फूड है सब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? डू प्लांट्स ईट? क्या प्लांट जो होते हैं ईट कर, डू प्लांट्स खाना खाते हैं? एंड वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? और प्लांट अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड डू दे ईट फूड? और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एनर्जी कहाँ से आती है? क्या वो भी खाना खाते हैं? यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चन रेज अवर. तुम्हें आश्चर्य होगा ये सारे जो भी ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे हैं. दे मे बी seem to be very disconnected, but in reality the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from the food. Let us try and understand how it happen. मतलब कि तुम देख सकते हो कि जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये मतलब तुम क्वेश्चन देखो डिस्कनेक्टेड तुमको लग रहा था जो भी अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन करा कि आखिर फूड क्यों चाहिए होता है, क्या सारे के सारे और ब्रीथ करते हैं, एनर्जी और फूड का कनेक्शन क्या है. ठीक है, ये सारे डिस्कनेक्टेड लग सकते हैं, बट इन रियलिटी जब देखा जाता है तो ये सारे जो प्रोसेस है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, all the energy required for the life process is obtained by the oxidation of the some macromolecules that we call food. जितने भी लाइफ प्रोसेस के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होता है जो वो सबके सब कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जितने भी एनर्जी हो रिक्वायर्ड होता है लाइफ प्रोसेस बीइंग ऑब्टेन्ड सम माइक्रोमोल्स, मतलब कि जो भी हमको एनर्जी चाहिए होता है वो कहाँ से आता है? ऑक्सीडेशन से आता है. ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि उसका फूड का क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन होता है. ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. ठीक है, ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एक अपना खाना क्या करते हैं? खुद बना सकते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू दे ट्रैप, ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं. दैट इज स्टोर इन द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. और जो कि स्टोर किस में फर्दर होता है? कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. वी मस्ट रिमेंबर दैट ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल द सेल्स टिश्यू ऑर्गन फोटोसिंथेसिस. हमको भी मतलब ये पता होना चाहिए जितने ग्रीन प्लांट में भी सारे के सारे जो भी सेल टिश्यू हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ये सब के सब ये क्या बोल सकते हैं? सबके सब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. ओनली सेल कंटेनिंग, वैसे सेल जिसमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दैट आर द मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिनमें कि फोटोसिंथेसिस होता है. हेंस इवन इन अ ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन्स, टिश्यू एंड द सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन इन ग्रीन नीड नो फॉर द ऑक्सीडेशन. मतलब सिर्फ अगर ग्रीन प्लांट पार्ट जो उसमें कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है उनको तो फूड मिल जाएगा, बट जितने भी नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं उनको कहाँ से फूड के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी के लिए कहाँ से मिलेगा? उनके लिए फूड का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है. हेंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेट फ्रॉम ऑल द नॉन ग्रीन पार्ट्स. इस वजह से जो फूड जो खाना जो है ग्रीन पार्ट्स, मान लो कि लीफ में बन गया, तो जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है वहाँ पे फूड को ले जाकर ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा. ठीक है, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक. एनिमल्स हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दैट इज दे ऑप्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स. मतलब कि वो खाना अपना खुद प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी होता है. सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई एंड इंडिपेंडेंट ऑन द डेट एंड डिकेइंग मैटर. जो सब सैप्रोफाइट्स हो गए जैसे कि फंजाई हो गया, वो क्या करते हैं? डिपेंडेंट, लाइक जैसे कि फंजाई हो गया वो डिपेंडेंट होता है डेट एंड डिकेइंग मैटर पे. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस. मतलब अल्टीमेटली मेरा बताने का मेन इतना सब ये सब हम लोग पढ़ रहे थे जो कि किस में कहाँ से फूड होता है, कहाँ से फूड कौन ले रहा है, उसका अल्टीमेटली मेन
रीज़न यही है कि चाहे वो कहीं से भी हो, कहीं लाइफ प्रोसेसेस वो सब फोटोसिंथेसिस से ही आया हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। मतलब प्लांट में तो डायरेक्ट हो जा रहा है, और एनिमल्स में क्या हो रहा है, एनिमल्स हो गया या फिर जो सैप्रोफाइट्स हो गए, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस फूड जो हो रहा है फोटोसिंथेसिस के ही ऑक्सीडेशन से आ रहा है। तो दिस चैप्टर डील विद द सेलुलर रेस्पिरेशन, इस चैप्टर में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और किस तरीके से फूड का ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर में, एंड फिर उधर उधर से फर्दर एनर्जी कैसे रिलीज करती है, और एनर्जी को फिर फर्दर हम लोग ट्रैप कैसे करते हैं, और फिर सिंथेसाइज एटीपी कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ यहाँ से वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे बस इंट्रो वाला पार्ट है, यहाँ पे भी उतना कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जिसके से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ग्रीन प्लांट दे रखा है कि फोटोसिंथेसिस होता है, और ग्रीन प्लांट में भी सब में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो उनको वहाँ पे फूड का ट्रांसलोकेशन जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद इधर दे रखा है सेलुलर रिस्पिरेशन, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जाते हैं नेक्स्ट पारा में। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है, इन द यूकैरियोट्स, वेयर एज द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू इल्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। मतलब फोटोसिंथेसिस तो ठीक है क्लोरोप्लास्ट में होता है, बट जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, वो कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर मतलब ट्रू फॉल्स में ये सब में आ जाता है, ठीक है। एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो इन द यूकैरियोट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट में हो गया, बट जो वहाँ से उसका एनर्जी रिलीज होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जो तोड़ते हैं एनर्जी इल्ड के लिए, तो वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जो ब्रेकिंग होता है द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी को क्या बोलता है, रेस्पिरेशन। जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच, जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को बीच को वो ब्रेक करते हैं, और फिर फर्दर उसे एनर्जी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। मतलब ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ये टूटेगा, फिर उससे फर्दर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और इस टोटल प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द मतलब रेस्पिरेशन के जो दौरान जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, यूजुअली देखा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं एनर्जी रिलीज के लिए, बट प्रोटीन फैट इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट्स, बट प्रोटीन्स फैट इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट्स अंडर द सर्टेन कंडीशन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, ऑक्सीडेशन सेल ड्यूरिंग जब ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर में, ऑल द एनर्जी ऑब्टेन्ड इन द रेस्पिरेटरी सबस्टेंस नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल। जितने मतलब जो ऑक्सीडेशन होता है, जो भी एनर्जी हम लोग ऑब्टेन करते हैं, वो सारा एक साथ ही नहीं रिलीज होता है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास पैसा आया, तो पैसा आया, क्या करोगे, मंथली तुम्हारा मंथली पॉकेट आया, तो अब क्या, तो ये जो मंथली पॉकेट है क्या एक ही बार तुरंत एक ही दिन पहले दिन ही खर्च हो जाते हैं, या फिर उसको हम लोग धीरे धीरे खर्च करते हैं। तो उसी तरीके से जो भी ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एक ही साथ हम लोग उसको रिलीज नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको मतलब कि वो स्टेप्स में रिलीज होता है। इट इज़ रिलीज इन द सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल बाय द एंजाइम एंड इज ट्रैप्ड इन अ केमिकल फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो होता है सीरीज में होता है, सीरीज में रिलीज होता है। इट इज रिलीज इन द सीरीज ऑफ एटीपी स्टॉप एज stepwise reactions and reaction control enzyme, and it is trapped in the form of energy of the ATP. Hence, it is important to understand the energy released by the oxidation is important not hence इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, important to understand that the energy released by the oxidation respiration is not rather cannot be directly but it use synthesized ATP thus which is broken down to whether the energy utilized। मतलब इस वजह से ज़रूरी है कि जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान पे, वो क्या होता है वो एक ही मतलब कि उसको एक बार में यूज नहीं करते हैं, बट उसको मतलब जो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है मतलब कि, तो वो क्या हो रहा है सिंथेसाइज करने के लिए डायरेक्टली, नहीं तो ब्रोकन डाउन जब ये एटीपी टूटेगा तो देन वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होता है। हेंस एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इस वजह से एटीपी क्या होता है, जब एक्ट करता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एंड इस एनर्जी ट्रैप्ड इन द एटीपी यूटिलाइज इन द वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द organism and carbon skeletal producing during the respiration used as a precursor for the biosynthetic तब। और अब 12.1 में आ जाते हैं, डू द प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डायरेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर जो है डायरेक्ट इतना डायरेक्ट नहीं है, बट फिर भी यस प्लांट जो होते हैं और प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, उनको भी चाहिए होता है रेस्पिरेशन
के लिए, एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2, और वहाँ पे भी CO2 रिलीज होता है। हेंस प्लांट हैव द सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि इसके वजह से, इसका मतलब कि प्लांट के पास एक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, वो मतलब इंश्योर करता है कि हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी ताकि रेस्पिरेशन हो सके। प्लांट अनलाइक एनिमल्स नो स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर द गैसेस, जैसे कि हमारे एनिमल्स में क्या होता है, लंग्स होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, बट ऐसा कुछ स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता है प्लांट्स के पास, बट दे हैव स्टोमाटा एंड द लेंटिसेल फॉर दिस पर्पस, बट उनके पास क्या होता है, स्टोमाटा और लेंटिसेल्स होता है इस पर्पस के लिए। ठीक है, कहाँ गया लाइन, प्लांट्स एनिमल्स इनके पास क्या होता है, स्टोमाटा और लेंटिसेल होता है इस पर्पस के लिए। ठीक है, देर आर सेवरल रीजन्स वाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग द विदाउट रेस्पिरेशन, यहाँ पे बहुत सारे सेवरल रीजन्स होते हैं जिसके थ्रू की क्या बोल सकते हैं, ये मतलब कि इनको ऑर्गन की नीड नहीं है प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे पहला रीजन ये हो गया। तो ये क्वेश्चन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन में पूछे रहते हैं। ठीक है, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द रीजन्स फॉर वाई प्लांट्स, मतलब कि प्लांट को क्या बोलते हैं, एनर्जी की क्या बोल रही हूँ, सॉरी, प्लांट को, दिस सेवरल रीजंस वाई प्लांट कैन गेट विदाउट, मतलब ये स्टेटमेंट रहेगा और फिर उनको नीचे में पूछा रहेगा कि इनमें से कौन कौन से रीजन है जो कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो वो रीजन से याद होने चाहिए। तो फर्स्ट रीजन ये होता है कि ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ऑन गैस एक्सचेंज, जितने भी प्लांट पार्ट होते हैं टेक अपने मतलब अपना गैस एक्सचेंज का खुद ध्यान रखता है, मतलब अपनी ज़रूरत का ध्यान खुद ही रखते हैं। देयर इज ए वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर, यहाँ पे बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट का होता है, मतलब बहुत कम ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है गैसेज का, एक पार्ट से दूसरे पार्ट होता है। सेकेंड रीजन हो जाता है कि प्लांट डू नॉट रिप्रेजेंट अ ग्रेट डिमांड फॉर द ऑक्सीजन, उनको बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं होता है ऑक्सीजन की डिमांड का। रूट सिस्टम लिव्स रिस्पायर एट द रेट वेरी स्लोअर दैन द एनिमल टू जो रूट सिस्टम, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि रूट सिस्टम मतलब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला लाइन भी, नेक्स्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो लार्ज वॉल्यूम में कहाँ पे ये गैसेस का ज़रूरत होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जगह पर होता है, ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, मतलब सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान ही लार्ज वॉल्यूम गैसेस एक्सचेंज किए जाते हैं। एंड ईच लीफ इज वेल एडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स नीड्स ड्यूरिंग द दिस प्रोसेस, मतलब कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज का जरूरत पड़ता है, बट वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितनी बहुत सारे लीव्स होती है तो वहीं वेल अडेप्टेड होते हैं अपने सारे इस पीरियड के दौरान पर उन सबका नीड का ख्याल रखने के लिए कि कितना भी ऑक्सीजन होगा उसको मतलब अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे लिफिंग। ठीक है, व्हेन द सेल्स फोटोसिंथेसिस, जब सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस सेल्स सिंस CO2 ऑक्सीजन रिलीज विद इन द सेल, मतलब जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है देन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो होती है प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है सेल के अंदर ही रिलीज हो रहा होता है। थर्ड रीजन क्या हो जाता है, थर्ड द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट, और जो डिस्टेंस भी होता है लार्ज बल्कि प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए वो भी बहुत बड़ा नहीं होता है। इच लिविंग सेल इज प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट सो क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट, जितने भी लिविंग सेल है प्लांट के सबके एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा जो प्लांट सर्फेस है उसी से लोकेटेड होते हैं। दिस इज ट्रू फॉर दिस इज ट्रू फॉर द लीव्स, ये सही होगा लीफ के लिए। यू मे आस्क बट व्हाट अबाउट द थिक, मतलब कि ठीक है लीव्स में तो डायरेक्ट वो एयर के कांटेक्ट में उसको ऑक्सीजन मिल रहा है जितने भी लीव्स है, बट व्हाट अबाउट द थिक, जो मतलब वुडी स्टेम्स होते हैं उसके अंदर में जो वुड होता है या फ्रूट्स होता है जो कि जमीन के अंदर होता है, उनमें कैसे होता है। इन स्टेम द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज इन द थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। स्टेम में क्या होता है, स्टेम लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर, स्टेम सेल में जो लिविंग सेल होते हैं थिन लेयर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, एंड बीनीथ द बार्क, जो बार्क होता है बाहर में, ये स्टेम का लेयर हो गया। तो यहाँ पे बार्क है ना, ठीक है, इसके जस्ट नीचे ही वो इसके नीचे ही क्या बोलती है, इसके नीचे ही लिविंग सेल की लेयर होती है, तो वो भी बहुत ये थिन के बाद ही डायरेक्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है लेयर इनसाइड द बार्क इन स्टेम्स द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क, दे ऑल्सो हैव ओपनिंग जिसको कि बोलते हैं लेंटिसेल। और यहाँ पे क्या होता है ओपनिंग होता है जिसको कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेंटिसेल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के कुछ ओपनिंग्स होते हैं ये यहाँ पे इस तरीके से जिसके थ्रू की एयर जो होता है अंदर चला जाता है। ठीक है, दिस सेल्स इंटीरियर एंड डेड होते हैं एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, और क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट कहाँ गया,
thus most of the cell plant have at least part of their surface in contact with it. इस वजह से most of the जो plant part होते हैं direct air के contact में ही हो गए, ठीक है. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cell in the leaves, stem and the roots, and which provide an interconnected network of air spaces. ये also facilitate किसके थ्रू किया जाता है, लूज पैकिंग ऑफ parenchyma cell इन द लीव्स, स्टेम. जो लूज parenchyma सेल्स होते हैं वहाँ पे भी होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लूज parenchyma सेल ऑफ किसका में प्रेजेंट होता है. तो ये लाइन में ध्यान रखना है कि दिस ऑल्सो फैसिलिटेट लूज पैकिंग जो होता है parenchyma सेल किस में होता है, लीव्स में होता है, स्टेम्स में होता है, एंड रूट्स, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस प्रोवाइड करता है. तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है. द कंप्लीट कंबशन का यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है. कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2 इन प्रोडक्ट्स, जो कि इस ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन करते हैं तो CO2 H2 हमको इन प्रोडक्ट मिलता है. इल्स एनर्जी मोस्ट ऑफ विच गिव आउट, और जो एनर्जी रिलीज होती है मोस्ट ऑफ उस हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है. इफ़ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, अगर ये एनर्जी यूजफुल है सेल के लिए, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज टू द सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट कॉल दैट, मतलब कि ये जो एनर्जी यूजफुल है सेल के लिए, मतलब कि इसका मतलब कि ये जो होगा यूटिलाइज किया जाएगा, जो भी अदर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना होगा, जो कि सेल को, मतलब सेल को जो भी अदर मॉलिक्यूल ज़रूरत होगा उसको सिंथेसिस के लिए, उसमें ये एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा. दिस एनर्जी इज दैट द प्लांट सेल यूजेज इन द यूजेज टू कैटालाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोट आउटसाइड हीट. मतलब यही जो एनर्जी होती है जब मेटाबॉलिक कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है प्लांट में, जिसमें कि प्लांट को ज़रूरत होता है, इसका मतलब जितने भी एनर्जी रिलीज हुई सबके सब हीट के फॉर्म में ही नहीं रिलीज होती है, ठीक है. द की इज़ टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन, इसी वजह से जो की फीचर होता है कि सबको सब एक ही बार में नहीं होता, तो सिंगल स्टेप में. द की इज़ टू ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज नॉट इन अ वन स्टेप बट इन द सेवरल step, enabling the some steps to just large enough such that the energy release can be coupled at the ATP synthesis. इसी वजह से मतलब जो कुछ स्टेप्स इतने लार्ज होते हैं कि जो एनर्जी जो ATP का एनर्जी रिलीज हो रहा होता है उसको कपल भी किया जा सके, मतलब उसको लगातार बार बार जनरेट किया जा सके. हाउ दिस इज डन एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन. और ये क्या बोलते हैं, मतलब ये किस तरीके से किया जाता है, मतलब ATP को रिलीज, ये क्या था, इसेंशियली एक रेस्पिरेशन का पार्ट है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज रिलीज. इस ऑक्सीडेशन मतलब रेस्पिरेशन के दौरान पे क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, कार्बन वाटर जो होता है रिलीज होता है. द कंबशन ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन. कंबशन रिएक्शन को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है. बट सम सेल लिव वेयर द ऑक्सीजन में और मे नॉट बी अवेलेबल. कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रह भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन, क्या तुम उस तरीके के सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो, वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे कि ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है. देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लानट लिव इन द एटमोसफियर दैट लैक्ड ऑक्सीजन. फर्स्ट सेल, मतलब बहुत सारे सफिशिएंट रीजन है ताकि इस चीज़ को हम लोग बिलीव कर सके. जो पहला सेल था अर्थ प्लांट मतलब प्लानट पे लिव किया था, उसमें क्या होता है, ये सेल ये मतलब एनारोबिक था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था. even among the present day living organism we know several that आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन. लिविंग टाइम पे भी अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि एनारोबिक कंडीशन के लिए खुद को अडोप्ट किए हैं. सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनरोस वेल द अदर रिक्वायरमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट. मतलब कुछ तो है कि ठीक है वो एनारोबिक कंडीशन में रह सकते हैं और ऐसे ऑक्सीजन कंडीशन में भी रख सकते हैं, बट जो होते हैं बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन के लिए खुद को अडेप्ट किए हुए रहते हैं. इन दिस केस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इस केस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अपने एंजाइमेटिक मशीनरी को रिटेन करते हैं एंड पार्शियली, ताकि वो ऑक्सीडाइज कर सके एसिड को और बिना ऑक्सीजन की हेल्प से, मतलब जो एनारोबिक कंडीशन होता है. दिस ब्रेकडाउन ग्लूकोज इन टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. अब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, जो टर्म ग्लाइकोलाइसिस ओरिजिनेट हुआ था ग्रीक वर्ड से, अगर नहीं ध्यान में तो जी फॉर ग्लाइकोलाइसिस, जी फॉर ये ग्रीक वर्ड जिसका ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग. The scheme of the glycolysis was given by Gustav Embden, Otto Merhoff and J. Parnas. इसको बोलते हैं EMP पाथवे. ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना, मतलब ये तीन जो साइंटिस्ट थे उन लोग के नाम पे गुस्टाव एम्बेडन, मेयरॉफ एंड पार्नस वैसे GMP पाथवे बोलते हैं. एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन. एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ उनमें ग्लाइकोलिसिस होता है. मतलब ग्लाइकोलिसिस सब में हो, एनारोबिक में भी होगा और एरोबिक में भी होता है ग्लाइकोलिसिस. पहला स्टेप ही होता है रेस्पिरेशन का. ठीक है, तो बट एनारोबिक में क्या होता है, सिर्फ सिंगल एक इक्वल होता है, यही एक प्रोसेस होता है. ठीक है, इन दिस प्रोसेस
यहाँ पे कहाँ गया, it is only process glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell. Glycolysis होता है साइटोप्लाज्म होता है सेल को और प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड. इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ताकि जैसे कि 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम द सुक्रोज. प्लांट में ग्लूकोज जो होता है डिराइव होता है सुक्रोज से, विच इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि इंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का होता है फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, और कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज से. सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इनटू द फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज. जो सुक्रोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज में, बाय द विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टिब्रेज. एंड दीज आर 2 मोनोमर रेडली इंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथ. ये दोनों दोनों ही जो क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये रेडली जाते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में. Glucose and fructose are phosphorylate by to give rise to 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase. ग्लूकोज और यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे ग्लूकोज से ये पाथवे दे रखा है, यहाँ पे फ्रक्टोज भी हो सकता है. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जाता है, फॉस्फोर से मतलब फॉस्फोरिलेट होता है, उसमें फॉस्फोरस का फॉस्फोराइलेटेड मतलब फॉस्फोरस का एडिशन होता है. किसके थ्रू होगा, एटीपी जाएगा, एटीपी में फॉर्मेशन होता है. तो एटीपी एक से एक फॉस्फोरस ग्लूकोज में ऐड होगा तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा. एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद दे रखा है दिस फॉस्फोरेटेड फ्रॉम द ग्लूकोज टू आइसोमेरेज एंड आइसोमेरेज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. इसमें अब आइसोमेराइजेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में. ठीक है, और ये क्या होगा, ग्लूकोज फॉस्फेट एंजाइम हेक्सोकाइनेसिस प्रॉपर्टी फिर यहाँ पे ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द सेम. सब्सिक्वेंट स्टेप जो होता है बाकी का जितना भी होगा वो सब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए सेम होता है. द वेरियस स्टेप द ग्लाइकोलाइसिस डिपिक्टेड इन फिगर 12.1. इसमें अभी देखेंगे, इसमें डिपिक्ट किया हुआ है. इन ग्लाइकोलाइसिस a chain of 10 reactions under the control of different enzyme takes place and produce the pyruvate from the glucose. ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ से क्वेश्चन आता है कितने टोटल रिएक्शन होते हैं, तो टोटल 10 रिएक्शन होते हैं. अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स टेक्स प्लेस, और क्या प्रोड्यूस होता है, पायरुवेट प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज से. तो ये भी पूछता है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस का इन प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये हो गया पायरुवेट हो गया. उसका सबस्ट्रेट क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है. टोटल कितने रिएक्शन होते हैं, 10 रिएक्शन होते हैं. इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं. While studying the steps of the glycolysis, please note the steps at the which utilization or the synthesis of ATP or in case of NADPH plus H plus take place. जब हम स्टडी कर सकते हैं स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप, हम क्या बोल सकते हैं, यह है यूटिलाइज करेंगे ATP और सिंथेसिस ऑफ ATP. ठीक है, एटीपी जो होता है यूटिलाइज जो होता है 2 स्टेप्स में होता है. क्वेश्चन भी आता है कि एटीपी जो होता है कितने स्टेप्स में यूटिलाइज होता है, 2 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट जब कि हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे होंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो वहाँ पे एक एटीपी का ज़रूरत लगता है. फिर सेकेंड जो होता है कन्वर्जन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में. उसका अगला वाला स्टेप होता है जब दूसरा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट होता है, तो यहाँ पे एक एटीपी लगता है और एक एटीपी जो होता है यहाँ पे लगता है. तो 2 एटीपी का इस तरीके का खर्च होता है. ठीक है, द फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट फिर फर्दर टूट जाता है इन the fructose 1,6-phosphate split into the dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglycerate PGL. जो यहाँ पे फॉस्फेट ये जो यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट है, ये 2 में टूट जाएगा. ट्राइओज फॉस्फेट जिसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोलते हैं, और ट्राइओज फॉस्फेट मतलब 3 कार्बन के फॉस्फेट में टूट जाता है. ठीक है, एक को बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एक को बोलते हैं ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP बोलते हैं, और ये होगा PGL होगा. ठीक है, we find that there is one step where NADPH plus H plus G NADPH plus H plus जो होता है, एक मिनट, we find that there is one step where the NADPH plus and plus H plus is formed from the NADPH. यहाँ पे जब ये कन्वर्ट हो रहा होगा टू ट्राइओज फॉस्फेट 1,3-बिस्फॉस्फेट एसिड में, मतलब जो